बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू बायोलॉजी फोरम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखें, आबाद रखें और कामयाबी और कमरानी अता करें। आज का लेक्चर फूड बॉर्न डिजीज़ के मुतलिक है, यानी कि जो हम ख़ज़ा खाते हैं, ठीक उसकी वजह से जो डिजीज़ हमें हो सकती हैं, अगर वो जो हम खाना या जो हम चीज़ खा रहे हैं उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म प्रेजेंट है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप जो भी खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, जहाँ से भी खाते हैं, उसको आप सेफ़ कर सकें और आप हेल्दी फूड कंज्यूम कर सकें। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। आवर फर्स्ट पॉइंट इज़ व्हाट फूड बॉर्न डिजीज़ आर। सही। अब इसमें होता क्या है कि हम खाना जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों से खाते हैं। हम कभी ठेलों से खाना लेके खाते हैं, कभी हम होटल से खाते हैं, और ज़्यादातर जब हम घर में खाते हैं तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि जिस इन्वायरमेंट में वो खाना बन रहा है या जिसमें हम वो खाना बना रहे हैं, जिस इन्वायरमेंट में, वो बिल्कुल क्लीन हो, उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स प्रेजेंट ना हो। अक्सर ये होता है कि जैसे ठेले वगैरह होते हैं तो ये रोड साइड पे होते हैं, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, जो डस्ट होती है, वो उस खाने के ऊपर पड़ती रहती है। फिर जब हम वो खाना खाते हैं तो हम उससे बीमार हो जाते हैं। या ऐसा होता है कि जैसा कि अब हॉस्पिटल इन्वायरमेंट है तो उसमें हॉस्पिटल इन्वायरमेंट में लोग अक्सर खा पी रहे होते हैं। हॉस्पिटल में तो ये होता है कि वहाँ भी तो काफ़ी सारे माइक्रोब्स होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे पेशेंट होते हैं, हर रोज़ इतने ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं। तो जब हम वो हॉस्पिटल इन्वायरमेंट में खाना खाते हैं तो उससे जो माइक्रोब होगा वो फूड के थ्रू हमारी बॉडी में चला जाएगा। सो साइंटिफिक डेफिनेशन जो है फूड बॉर्न डिजीज़ की वो ये है कि फूड बॉर्न डिजीज़ आर अ रिज़ल्ट ऑफ इंजेक्शन ऑफ फूड स्टफ्स इन्फेक्टेड विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म और केमिकल। यानी कि जब भी हम कोई ऐसा फूड स्टफ़ खाएंगे जिसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या केमिकल प्रेजेंट होगा। अब ये जो हम फूड खा रहे होते हैं जिसकी वजह से हमें ये डिजीज़ होती हैं, उसमें असल में कंटेमिनेशन हुई हुई होती है। ये जो कंटेमिनेशन होती है ये किसी भी स्टेज में हो सकती है, प्रोडक्शन के स्टेज में भी हो सकती है और कंजम्पशन के स्टेज में भी हो सकती है, क्योंकि जहाँ भी एक जो भी फूड आइटम है वो प्राइमरी प्रोड्यूस हो रहा है, वहाँ से लेकर और हमारे कंज्यूम करने तक ये काफ़ी सारे मराहिल से गुजरता है। सही। फैक्ट्रीज़ में जाता है, फिर वहाँ पे पैकेजिंग होती है, इस तरह इसके काफ़ी सारे मराहिल होते हैं, तो चांस होता है कि ये किसी भी स्टेज पे कंटेमिनेट हो सकता है। अब होगा फिर इसमें ये कि वो जो कंटेमिनेशन हो जाएगी फूड की, तो जब हम वो कंज्यूम करेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो होगा उसको जो उसकी कंडीशन रिक्वायर होंगी उसकी ग्रोथ के लिए वो पूरी हो जाएंगी और उसकी वजह से हमें डिजीज़ होंगी। जब कोई भी ऐसा कंटेमिनेटिंग फूड हमारी बॉडी में जाती है तो हमारी बॉडी का जो दिफाही निज़ाम होता है, जो उसका इम्यून सिस्टम होगा, जो हमारे बॉडी के टिश्यूज़ होते हैं, वो उसके साथ फ़ाइट करेंगे, उसके साथ उसकी मौजूदगी की वजह से वो रिएक्ट करेंगे। सही। तो इस वजह से जो मोस्टली फूड बॉर्न डिजीज़ होती हैं उसमें सबसे पहले फ़ीवर हो जाता है, क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है वो रेजिस्ट कर रही होती है जितने भी माइक्रोब्स हमारी बॉडी में जाते हैं। जो फूड बॉर्न इन्फेक्शंस होते हैं ये हमारे पास फंगल भी हो सकते हैं, बैक्टीरियल भी हो सकते हैं, वायरल भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। यानी कि फंगल वो होंगे जो फंजाई की वजह से हो रहे होंगे, बैक्टीरियल वो जो बैक्टीरिया की वजह से हो रहे होंगे, वायरल वो जो किसी वायरस की वजह से हो रहे होंगे, और पैरासिटिक वो जो किसी पैरासाइट की मौजूदगी की वजह से हो रहे होंगे। सबसे पहले मैं जो बैक्टीरियल फूड इन्फेक्शंस का आपको बताऊंगी, और यहाँ पे मैंने कुछ बैक्टीरियल फूड इन्फेक्शन मेंशन भी किए हैं, जैसे कि कोलरा हो गया, टाइफाइड फीवर, शिगेलोसिस, कैम्फाइलर बैक्टीरियोसिस, लिस्टेरियोसिस, सल्मोनेलोसिस। इनकी डिटेल में जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ मेंशन कर दूं कि ऐसी कौन कौन सी फूड होती है जिसमें ज़्यादा चांस होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म मौजूद हो सकते हैं। अब इसमें जो जितना भी गोश्त होता है ना, मीट हो गया, बीफ हो गया, चिकन हो गया, इन सारों में चांस होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स मौजूद होंगे। और फिर बाकी जो अंडर कुक्ड फूड्स होती हैं जैसे कि फ़िशेज़ हो गए या एग्स हो गए, उन सारों में भी बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स प्रेजेंट होंगे। और जो रेडीमेड फूड हम लोग लाते हैं जैसे कि कैंड फूड हो गया या फ्रोज़न फूड्स हो गया, उन सारों में भी ये रिस्क होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म उसमें आएंगे और माइक्रो ऑर्गेनिज़म उस फूड में सरवाइव कर रहे होंगे, और जब हम वो फूड इनटेक करेंगे तो हमें भी डिजीज़ हो जाएगी।
So try to avoid raw contaminated foods and undercooked foods as much as you can. सबसे पहले अब है सैल्मोनेलोसिस। सैल्मोनेलोसिस जो है ये जो डिज़ीज़ है बैक्टीरिया की वजह से होती है, और इसके जो फूड सोर्सेज होते हैं यानी कि जिनकी वजह से ये डिज़ीज़ होगी, उसमें जो अनरेफ्रिजरेटेड मीट होगा या पोल्ट्री होगी उसकी वजह से होगी। यानी कि अक्सर ऐसा होता है कि मीट को हम काफ़ी देर के लिए बाहर खुले इन्वायरमेंट में रखते हैं और फिर उसको जाके हम फ्रीज़ करेंगे या रेफ्रिजरेट करेंगे। तो जितने टाइम के लिए वो बाहर पड़ा रहा है तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म ग्रो कर जाते हैं और उसकी वजह से फिर ये डिज़ीज़ हो जाती है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें सैल्मोनेलोसिस हो गया है? इसके जो सिम्टम्स हैं उसमें नोज़िया है, वॉमिटिंग है, इसमें फिर फ़ीवर होता है, वीकनेस होगी और ड्रोजीनेस होगी, यानी कि चक्कर आएंगे, इसमें वॉमिटिंग होगा, फ़ीवर होगा आपको, ये सारे इसके सिम्टम्स में आता है। सैल्मोनेलोसिस को प्रिवेंट किस तरह किया जा सकता है, यानी कि हम किस तरह अपने आप को इस बीमारी से बचाएंगे? इसके लिए ये ज़रूरी होता है कि जितना भी टाइम चाहिए होता है ना किसी भी चीज़ की कुकिंग के लिए, हम उसको उतने टाइम में ही कुक करें ताकि उसमें जितने भी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स वगैरह हैं वो सारे किल हो जाएं। और या अगर कोई जो फूड है वो ख़राब हो गई है, जो कोई पोर्शन अगर फूड का ख़राब हो गया है तो हम उस फूड को डिस्कार्ड कर दें। हम उस फूड को जो बिल्कुल सही हमारे पास पोर्शन है फूड का उसके साथ हम उसको स्टोर ना करें। नेक्स्ट वी हैव गैस्ट्रोएंटेराइटिस। ये भी एक बैक्टीरियल फूड बॉर्न डिजीज़ है। इसमें जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है वो क्लोस्ट्रीडियम परफरेंजेंस होता है। अब इसके जो फूड सोर्सेज होंगे इसमें तो वही होगा जो रॉ फूड होती है, यानी कि मीट्स हो गए या एग्स हो गए, उनकी वजह से ये डिज़ीज़ होगी। और इसका सिम्टम्स क्या होंगे, यानी कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमें गैस्ट्रोएंटेराइटिस है? इसमें एब्डोमिनल पेन होता है, डायरिया होगा और गैस फॉर्मेशन होगी, यानी कि हमारे पेट के अंदर गैस बन जाएगी। और ये देखें जो तीनों सिम्टम्स हैं ये एब्डोमेन के रिलेटेड हैं, पेट के रिलेटेड हैं। ये तीनों सिम्टम्स हमारे एब्डोमेन में ही अपीयर होंगे। गैस्ट्रोएंटेराइटिस को प्रिवेंट हम इस तरह कर सकते हैं कि अपनी जो पर्सनल हाइजीन होती है उसका हम मुकम्मल ध्यान रखें, और जितने भी फूड बच जाती है, जितने भी लेफ़्ट ओवर्स होते हैं उनको हम दोबारा से रीहीट किया करें। और जितनी कोई भी अगर फूड है उसको हम 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम उसको हीट करें और फिर उसके बाद उसको ठंडा करें, तो इससे हम गैस्ट्रोएंटेराइटिस से बच सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव ई कोलाई इन्फेक्शन। ई कोलाई इन्फेक्शन अगेन एक बैक्टीरियल फूड बॉर्न डिज़ीज़ है। अब इसमें होता यह है कि जो ई कोलाई होगा ये नॉर्मली हार्मलेस होता है, लेकिन अगर ई कोलाई जो है वो एंटेरोपैथोजेनिक है तो उसकी वजह से हमें डिज़ीज़ हो सकती है। इसके जो सिम्टम्स होंगे उसमें वॉमिटिंग है, डिहाइड्रेशन है, फ़ीवर, हेडेक, एब्डोमिनल क्रैम्प्स और डायरिया है, यानी कि जो हमारा बॉडी है उसमें से जो पानी है वो ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज़ जब भी वॉमिटिंग आती है तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है। अब इसमें इसके फूड सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, ये किस फूड के थ्रू हमें हो सकती है ये डिज़ीज़? अब इसमें जो बीफ होगा अगर वो अंडर कुक है, यानी कि वो थोड़ा थोड़ा कच्चा है, तो उससे हमें ई कोलाई का ये इन्फेक्शन हो सकता है। फिर कुछ जो वेजिटेबल्स होती हैं वो भी अगर अंडर कुकड हैं तो उनसे होगा, और जो एप्पल जूसेस होंगे अगर वो अनपास्चुराइज हैं तो उससे भी ये हमें हो सकता है। पिछली वीडियो में मैंने पास्चुराइजेशन का प्रोसेस बताया था कि वो जो लिक्विड हमारे पास फूड्स होती हैं उनको कंटामिनेशन फ्री करने के लिए पास्चुराइजेशन का प्रोसेस किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए जो है ये एक वायरल फूड बॉर्न डिज़ीज़ है, और इसमें हेपेटोवायरस हेपेटाइटिस ए वायरस इन्वॉल्व होता है। अब इसके जो सिम्टम्स होते हैं उसमें फ़ीवर है, फटीग है, हेडेक, नोज़िया, लॉस ऑफ एपेटाइट, स्टमक पेन, वॉमिटिंग और जॉन्डिस है, यानी कि इसमें भूख नहीं लगेगी, इसमें आपको बार बार सर दर्द होगा, बुखार होगा, इसमें आपको चक्कर आएंगे, इसमें आपके जो स्टमक होगा उसमें दर्द होगा आपको। ये हो किस तरह से सकता है और इसमें कौन सी फूड सोर्सेज उसके होते हैं? अब उसमें होता है कि जो वेजिटेबल्स होंगी, ठीक है, जब उसको जो किसान होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, जब उसको वो पोल्यूटेड वाटर के साथ वॉश करेंगे, यानी कि ऐसा पानी जिसमें गंदा पानी होगा, उसमें केमिकल्स होंगे, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होंगे,
उससे जब उसको वॉश करते हैं तो फिर वो वेजिटेबल्स अगर हम कंज्यूम करेंगे तो उससे हेपेटाइटिस हो सकता है। या ये हो सकता है कोई भी ऐसा फूड मटेरियल है जिसको एक ऐसे पर्सन ने टच किया है जिसको हेपेटाइटिस था, तो उससे फिर हमें भी हेपेटाइटिस हो सकता है। और जो भी रॉ फूड्स होती हैं, जितने भी मीट्स हो गए या जितने कुछ ऐसी वेजिटेबल्स होती हैं, तो उनके थ्रू भी हेपेटाइटिस हो सकता है। हेपेटाइटिस को प्रिवेंट किस तरह किया जा सकता है? एक तो इसमें ये है कि जो फूड है उसको हम उसका जो अप्रोप्रिएट और रिकमेंडेड टेम्परेचर है उसके ऊपर उसको कुक करें। और जो हमारे हैंड्स हैं हम उसको वॉश करें खाना खाने से पहले प्रॉपर, ताकि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म या जो ये वायरस है हेपेटाइटिस ए वायरस ये हमारे बॉडी में इंटर ना हो। एंड नेक्स्ट वी हैव अनीसेकीज़। अनीसेकीज़ जो है ये एक पैरासिटिक डिजीज़ है। अब पैरासाइट क्या होता है? ये भी माइक्रोब है, लेकिन इसको लिविंग होस्ट चाहिए होता है जिसमें जाके वो सरवाइव कर सके। पैरासाइट्स किसी भी फूड सिस्टम में इंटर हो जाते हैं और फिर फूड बॉर्न डिजीज़ कॉज करते हैं। अनीसेकीज़ जो है ये बेसिकली अनीसेकीज़ एसपीपी कॉज करते हैं और ये नेमाटोड्स होते हैं और इसकी वजह से डिफरेंट फिर फूड बॉर्न इन्फेक्शंस होते हैं और मोस्ट कॉमनली फ़िश से ये सारे इन्फेक्शंस होते हैं। इसके सिम्टम्स में आता है कि वॉमिटिंग होती है, एब्डोमिनल पेन होता है। पेन तब होगा जब ये जो वॉर्म है यानी कि जो ये नेमाटोड है, जब ये जो पेशेंट है उसके स्टमक के साथ अटैच होगा। और कफिंग होती है इसमें अगर जो ये माइक्रोब है ये थ्रोट के साथ अटैच होगा। और इसमें पेन होता है अगर ये जो वॉर्म है ये लार्ज इंटेस्टाइन के साथ अटैच होगा। इसके जो फूड सोर्सेज होते हैं जिसकी वजह से ये डिज़ीज़ हो सकती है, इसमें रॉ अंडर कुक्ड सी फूड्स होगा, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये फ़िश होता है, तो जितनी भी सी फूड्स होंगी उससे चांस होता है कि अगर उनमें ये वाला नेमाटोड प्रेजेंट है तो उससे भी हमें ये डिज़ीज़ होगी। और क्योंकि ह्यूमंस मोस्टली ज़्यादातर फ़िश ही कंज्यूम करते हैं, तो अगर पैरासाइट जो है वो प्रेजेंट है उस फ़िश में, तो अगर हम वो फ़िश खाएंगे तो हमें भी ये डिज़ीज़ हो जाएगी। इसकी प्रिवेंशन में ये आता है कि जितनी भी सी फूड्स होंगी उसको हम प्रॉपर टेम्परेचर पे कुक करें, ताकि जो ये माइक्रोब्स है वो फर्दर ग्रो ना कर सके और वो किल हो जाए। सो दिस वाज अबाउट टुडे। और आप भी एहतियात किया करें, जब भी कोई खाना खाएं या जब भी कोई खाना बनाना हो तो उसको प्रॉपर टेम्परेचर के ऊपर कुक किया करें, ताकि आप फूड बॉर्न डिजीज़ से महफूज रह सकें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।